नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत के प्रमुख विदेश नीति सम्मेलन रायसीना संवाद का शुभारंभ किया। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने कहा, जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत और यूरोपीय संघ के बुनियादी मूल्य और हित एक समान। केंद्र ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम को और प्रोत्साहन देने के लिए रक्षा खरीद प्रक्रिया संशोधित की। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान का विधिवत उद्घाटन करेंगे। एशिया का सबसे बड़ा आहार और आतिथ्य सत्कार मेला आज से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल में शिवगिरी तीर्थ यात्रा की 90वीं वर्षगांठ और ब्रह्म विद्यालय के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की दूसरे टर्म की परीक्षा आज से। विश्व के सबसे धनी व्यक्ति एलॉन मस्क ने $44 अरब में ट्विटर को खरीदने का सौदा किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन संकट पर चर्चा के लिए आज मॉस्को जाएंगे। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स में बेंगलुरु की जैन ग्लोबल यूनिवर्सिटी पदक तालिका में शीर्ष पर। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 11 रन से हराया। समाचार प्रभात में मुनीश शर्मा के साथ मैं लवली निगम। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। अमृत महोत्सव क्विज का कल का प्रश्न था, 1741 में कोलाचिल युद्ध में हॉलैंड को किसने हराया? इसका सही उत्तर है त्रावणकोर के तत्कालीन नरेश माथंडा वर्मा। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रोताओं के उत्तर मिले हैं और भाग्यशाली विजेता हैं मणिपुर में इम्फाल पश्चिम में सिंगजमई चेंगामाखा मेसनाम लेइकेई के मेसनाम बुद्धा सिंह। मेरा नाम एम बुद्ध सिंह फ्रॉम सिंगामखा मैसनाम लेखा इम्फाल में रहने वाला हूँ। ये मणिपुर स्टेट का है। इट इज माई ग्रेट प्लेजर टू बी द विनर ऑफ द 73rd एपिसोड ऑफ द अमृत महोत्सव रेडियो क्विज प्रोग्राम। सो आई वुड लाइक टू थैंक प्रसार भारती एंड ऑल इंडिया रेडियो फॉर सपोर्टिंग सच ए नोबल कोज। थैंक यू। और अब अमृत महोत्सव क्विज का 74वां प्रश्न। मिजोरम के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने घोषणा की थी, मैं हूं उत्तर के वीर शासक लाल साउंगा की पुत्री जो विदेशी शासकों के सामने कभी समर्पण नहीं करेंगे। वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ मिजो सिद्धांतों के लिए संघर्ष करने वाली पहली महिला बन गई। प्रश्न एक बार फिर सुन लें। मिजोरम के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने घोषणा की थी, मैं हूं उत्तर के वीर शासक लाल साउंगा की पुत्री जो विदेशी शासकों के सामने कभी समर्पण नहीं करेंगे। वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ मिजो सिद्धांतों के लिए संघर्ष करने वाली पहली महिला बन गईं। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। इसे एक बार फिर सुन लें। व्हाट्सएप नंबर 8826546262 और ईमेल पता amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत का प्रमुख विदेश नीति सम्मेलन रायसीना संवाद कल नई दिल्ली में शुरू हुआ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा है कि जीवंत लोकतंत्र होने के नाते भारत और यूरोपीय संघ के मौलिक मूल्य और हित एक समान हैं। साथ में रायसीना संवाद के उद्घाटन सत्र के मुख्य भाषण में उन्होंने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ प्रत्येक देश के अपने भाग्य, कानून के शासन और मौलिक अधिकारों का निर्धारण करने के अधिकार में यकीन रखते हैं। सुश्री लेयन ने कहा कि दोनों का यह मानना है कि लोकतंत्र नागरिकों का उद्धार करता है। उन्होंने कहा कि हर 5 साल बाद जब संसदीय चुनाव में भारतवासी वोट डालते हैं तो दुनिया भर में उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रशंसा की जाती है। उन्होंने कहा कि इस मतदान प्रणाली के माध्यम से दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में भविष्य का रास्ता तय किया जाता है और लगभग 1 अरब 30 करोड़ जनसंख्या के फैसले की गूंज दुनिया भर में होती है। यूरोपीय संघ की अध्यक्षा ने कहा कि यूरोपीय संघ को मजबूत करने और इसमें ऊर्जा का संचार करने के लिए भारत के साथ उसकी भागीदारी आगामी दशक में प्राथमिकता रहेगी। Democracy was born more than 2,000 years ago in Europe, but today its largest home is India. For the European Union, strengthening and energizing its partnership with India is a priority in this upcoming decade. Both our economies thrive in a world of common rules and fair competition, and we share the same interests in safe trading routes, in seamless supply chains, and in a free and open Indo-Pacific. Both our regions are driving forces in the digital revolution, and this makes us natural partners in setting global standards. उद्घाटन सत्र में धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि यूरोपीय संघ ने पहले ही एक हिंद प्रशांत क्षेत्र और संपर्क की रणनीति तैयार की है। The European Union has already articulated an Indo-Pacific and a connectivity strategy respectively that contributes to our convergence. Our climate action, digital and other conversations are getting increasingly serious. And as we have heard, the EU is approaching global challenges with a much sharper strategic awareness. Indeed, these are the subjects of discussions at this very dialogue. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा की। व्यापार, जलवायु, डिजिटल प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री और सुश्री लेयन ने भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना की घोषणा की। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षा खरीद प्रक्रिया 2020 में संशोधन किया गया है। रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि तीनों सेनाओं और भारतीय तटरक्षक बल की सभी आधुनिक जरूरतें खरीद प्रक्रिया पर ध्यान दिए बिना देश में ही पूरी की जाएंगी। घरेलू उद्योग पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए समेकित समझौता बैंक गारंटी की जरूरत समाप्त कर दी गई है। देश में अधिक भागीदारी और स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षेत्र का बढ़ावा देने के लिए खरीद मामलों में कुल जरूरतें चुने गए विक्रेताओं के बीच विभाजित हो जाएंगी। जिन बोलीदाताओं को ठेका नहीं मिला है उन्हें सेना प्रमाण पत्र जारी करेगी, जिसमें यह बताया जाएगा कि उत्पाद का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, ताकि वो विक्रेता अपनी वस्तुओं की बिक्री के लिए अन्य बाजार की तलाश कर सके। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान का विधिवत उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 1 सप्ताह का ये अभियान कल शुरू हुआ। इसके अंतर्गत देश भर में बड़ी संख्या में किसानों के बीच कृषि और अन्य संबद्ध मंत्रालयों की योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी के सहयोग से आज देश भर के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर 1 दिवसीय किसान मेलों का आयोजन किया जाएगा। समाचार कक्ष से फरहत नाज। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य सत्कार मेला आज से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हो रहा है। इसे कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
एपिडा और भारत व्यापार संवर्धन संगठन के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि 80 से अधिक निर्यातक इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत के प्रमुख विदेश नीति सम्मेलन रायसीना संवाद का शुभारंभ किया। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने कहा, जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत और यूरोपीय संघ के बुनियादी मूल्य और हित हैं एक समान। केंद्र ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम को और प्रोत्साहन देने के लिए रक्षा खरीद प्रक्रिया संशोधित की। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान का विधिवत उद्घाटन करेंगे। एशिया का सबसे बड़ा आहार और आतिथ्य सत्कार मेला आज से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल में शिवगिरी तीर्थ यात्रा की 90वीं वर्षगांठ और ब्रह्म विद्यालय के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की दूसरे टर्म की परीक्षाएं आज से हो रही हैं शुरू। विश्व के सबसे धनी व्यक्ति एलन मस्क ने $44 अरब में ट्विटर को खरीदने का सौदा किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन संकट पर चर्चा के लिए आज मॉस्को जाएंगे। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स में बेंगलुरु की जैन ग्लोबल यूनिवर्सिटी पदक तालिका में शीर्ष पर, और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को हरा दिया है 11 रन से। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है सोशियोलॉजी। सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 27 अप्रैल। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल में शिवगिरी तीर्थ यात्रा की 90वीं वर्षगांठ और ब्रह्म विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करेंगे। श्री मोदी ने ट्विटर पर विभिन्न क्षेत्रों में शिवगिरी मठ के स्मारकों के योगदान पर गर्व प्रकट किया। श्री मोदी ने कहा कि इस मठ ने श्री नारायण गुरु की शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाया है और स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सेवा में महान कार्य किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की दूसरे टर्म की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं और 15 दिन तक चलेंगी। परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से होंगी। सीबीएसई ने पिछले साल जुलाई में फैसला किया था कि बोर्ड की परीक्षाएं 2 टर्म में होंगी। पहले टर्म की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को $44 अरब में खरीद रहे हैं। ट्विटर ने ये घोषणा की है। ट्विटर कंपनी के बोर्ड ने अरबपति एलन मस्क के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। बोर्ड के अध्यक्ष ब्रेट टिलर ने कहा है कि बोर्ड ने मूल्य और वित्त पोषण पर ध्यान देने के साथ श्री मस्क के प्रस्ताव का आकलन करने के लिए व्यापक प्रक्रिया का पालन किया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस यूक्रेन में 2 महीने से चल रही सैनिक कार्रवाई को विराम देने या समाप्त करने के मुद्दे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक करने के लिए आज मॉस्को जाएंगे। वो इस मुद्दे पर पुतिन को सहमत कराने की कोशिश करेंगे। श्री गुतेरेस के प्रवक्ता ने बताया कि महासचिव रूस की यात्रा के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव भी जाएंगे। वित्त मंत्रालय ने इस बात से इंकार किया है कि 143 वस्तुओं पर वस्तु और सेवा कर की दरें बढ़ाने के सुझाव के संबंध में राज्यों से जानकारी मांगी गई है। मंत्रालय ने कहा कि मीडिया के एक वर्ग ने खबर दी थी कि राज्यों से इस बारे में कुछ सूचना मांगी गई है। वित्त मंत्री ने इन खबरों को काल्पनिक बताया है। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल के दूसरे दिन कल बेंगलुरु स्थित जैन ग्लोबल विश्वविद्यालय 4 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में सबसे ऊपर है। शिवाजी विश्वविद्यालय 3 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य लेकर दूसरे स्थान पर, और मद्रास विश्वविद्यालय 2 स्वर्ण पदक जीतकर तीसरे स्थान पर है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन तक 17 विश्वविद्यालयों ने स्वर्ण पदक जीते हैं और 41 ने पदक तालिका में कोई न कोई पदक जीतकर अपना नाम दर्ज करा लिया है।
जैन विश्वविद्यालय तैराकी में 4 स्वर्ण पदक जीतने के कारण पदक तालिका में सबसे ऊपर है। आईपीएल क्रिकेट में देर रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 11 रन से हरा दिया। पंजाब ने शिखर धवन के नाबाद 88 रन और भानुका राजपक्ष के 42 रन की बदौलत 4 विकेट पर 187 रन बनाए। चेन्नई की टीम निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 176 रन ही बना सकी। आज शाम 7:30 बजे पुणे के एमसीए स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 आज से फिलीपींस की राजधानी मनीला में शुरू हो रही है। एशिया महाद्वीप में बैडमिंटन का ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन पहुंचा रहा है इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। आर्य भूमि मातृभूमि जन्मभूमि भारत। आर्य भूमि मातृभूमि जन्मभूमि। आज की कड़ी में हम स्वतंत्र संगठित प्रांत ओडिशा को अस्तित्व में लाने वाले कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव का स्मरण कर रहे हैं। कृष्णचंद्र का जन्म 26 अप्रैल 1892 को हुआ था। वे एक शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता थे। वो पारालाखे मुंडी रियासत के राजा और ओडिशा प्रांत के पहले प्रधानमंत्री थे। ओडिशा के वर्तमान गजपति जिले का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। कृष्णचंद्र ने 16 नवंबर 1930 को लंदन में हुए पहले गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था, जिसमें उन्होंने भाषा और सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर ओडिशा को एक अलग प्रांत बनाने की मांग उठाई थी। महाराजा कृष्णचंद्र गजपति, उत्कल गौरव मधुसूदन दास, उत्कल मणि गोपाबंधु दास, फकीर मोहन सेनापति और उत्कल सम्मेलनी के अन्य प्रमुख सदस्यों के अनवरत प्रयासों से ही 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा राज्य का गठन हुआ। वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी। कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव 1 अप्रैल 1937 से जुलाई 1937 तक ओडिशा के पहले प्रधानमंत्री बनाए गए। बाद में वो 1944 तक ओडिशा के दूसरे प्रधानमंत्री भी रहे। उन्होंने अनेक अस्पतालों, विद्यालयों, महाविद्यालयों और औद्योगिक संस्थानों की स्थापना की और अपने तालुका में अभूतपूर्व संख्या में पानी के 1281 टैंक उपलब्ध कराए। कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव ने 25 मई 1974 को इस संसार से विदा ली। ओडिशा को एक अलग राज्य बनाने की उनकी अदम्य लगन और धुन बेमिसाल है और आधुनिक ओडिशा के इतिहास में ये एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित रहेगा। महान राष्ट्रवादी नेता कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। आज हम गोलाघाट असम की प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ता द्वारिका दस्सी को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। 1932 में 26 अप्रैल को उनका निधन हुआ था। जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था
तो वो 5 महीने की गर्भवती थीं। शिवसागर में जेल में रहते हुए उन्हें जेल अधिकारियों की अमानवीय यातनाओं का शिकार होना पड़ा। इन यातनाओं की वजह से गर्भपात के कारण 26 अप्रैल 1932 को उनका निधन हो गया। भारत की इस निर्भीक और साहसी पुत्री को हमारा शत शत नमन। आज हम इंडियन नेशनल आर्मी के सदस्य हजारी को भी भावांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिनका जन्म 26 अप्रैल 1920 को हरियाणा के गुड़गांव में हुआ था। 1943 में वे इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुए और सुभाष ब्रिगेड में सेवारत हो गए। वे 1944 में इम्फाल में ब्रिटेन की सेना से लड़ते हुए शहीद हो गए। देश के इस महान सपूत को हमारा नमन। आजादी का सफर की इस कड़ी में आज हम शहीद कुंढार सिंह का भी स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने सन 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में हिस्सा लिया। हरियाणा के अंबाला में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की 12वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में सेवारत रहे कुंढार सिंह अपने क्षेत्र से स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए। ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और उन पर बगावत का आरोप लगाकर 1858 में फांसी दे दी। देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले अमर शहीद कुंढार सिंह को हमारी श्रद्धांजलि। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। और अब एक सूचना, यदि आप खाद्य व्यवसायी हैं तो आपके पास FSSAI का लाइसेंस होना चाहिए या आप इसके साथ पंजीकृत होने चाहिए। लाइसेंस और पंजीकरण के लिए फॉस्कोस पोर्टल foscoc.gov.in/ विजिट करें या FSSAI हेल्पलाइन नंबर 1800112100 पर कॉल करें। और अब एक नजर आज के मौसम पूर्वानुमान पर। राजधानी दिल्ली और चेन्नई में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे, जबकि मुंबई और कोलकाता में आसमान रहेगा साफ। इन महानगरों में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। उत्तर में जम्मू, श्रीनगर और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। इन शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। दक्षिण में विशाखापत्तनम, हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम में आंशिक रूप से बादल दिखाई देंगे। इन स्थानों में 1 या 2 बार कहीं कहीं गरज के साथ बारिश भी होने की संभावना है, लेकिन बेंगलुरु में धुंध छाई रहेगी। देश के पूर्वोत्तर को देखें तो गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, आइजॉल, कोहिमा, ईटानगर और गंगटोक में आमतौर पर बादल रहेंगे और 1 या 2 दफा गरज के साथ बारिश की संभावना है, लेकिन अगरतला में धुंध छाए रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और मुनीश, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी हां लवलीन जी, आज के समाचार पत्रों को देखें तो रायसीना संवाद के दौरान यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का ये कहना कि यूक्रेन युद्ध से हिंद प्रशांत क्षेत्र पर बड़ा असर पड़ेगा, ये हिंदुस्तान की पहली खबर है। अखबार आगे कहता है कि सुश्री उर्सुला ने भारतीय लोकतंत्र की सराहना की है। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी कि अवैध कॉलोनियों की रोकथाम के लिए व्यापक एक्शन प्लान जरूरी है, ये राजस्थान पत्रिका सहित सभी अखबारों में है।
और 16 YouTube चैनल्स पर रोक, जिनमें से 6 पाकिस्तान के हैं। ये राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है। यह अखबार कहता है कि देश के विरुद्ध फर्जी और भड़काऊ खबरें फैलाने के मामले में की गई है कार्रवाई। उधर दैनिक जागरण की विशेष खबर है, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी तकनीक विकसित कर ली है जिससे प्रदूषित पानी सिर्फ 30 सेकंड में साफ हो जाता है। अखबार बताता है कि सस्ती और आसान प्रक्रिया से कम समय में ही पानी दोबारा उपयोग के लायक हो जाता है। नवभारत टाइम्स ने विशेष आलेख में कहा है, शिमला से उत्तरकाशी तक धधक रहे हैं जंगल। पत्र आगे कहता है कि ऐसी घटनाओं से समूची धरती की गर्मी बढ़ती जा रही है और ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों की लगातार कमी हो रही है। हिंदुस्तान की खबर है, भारत में नवाचार एक अभियान के तौर पर बढ़ रहा है। पत्र का कहना है कि इस साल जनवरी से मार्च तक पेटेंट के लिए जितने आवेदन हुए, उनमें भारतीयों के आवेदनों की संख्या सबसे ज्यादा रही। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की टर्म 2 की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू होने पर दैनिक भास्कर कहता है, परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी, 15 मिनट का दिया जाएगा रीडिंग टाइम और एक क्लासरूम में बैठ सकेंगे सिर्फ 18 छात्र। और बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर से सुन लीजिए श्रोताओ। मिजोरम की स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने घोषणा की थी, मैं हूं उत्तर के वीर शासक लाल साउंगा की पुत्री, जो विदेशी शासकों के सामने कभी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। वो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध मिजो सिद्धांतों के लिए संघर्ष करने वाली पहली महिला बन गईं। आप अपने उत्तर जो है उन्हें व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल भी कर सकते हैं। पता है अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत के प्रमुख विदेश नीति सम्मेलन रायसीना संवाद का शुभारंभ किया। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने कहा, जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत और यूरोपीय संघ के बुनियादी मूल्य और हित एक समान। केंद्र ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम को और प्रोत्साहन देने के लिए रक्षा खरीद प्रक्रिया संशोधित की। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान का विधिवत उद्घाटन करेंगे। एशिया का सबसे बड़ा आहार और आतिथ्य सत्कार मेला आज से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल में शिवगिरी तीर्थ यात्रा की 90वीं वर्षगांठ और ब्रह्म विद्यालय के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं के दूसरे टर्म की परीक्षा आज से। विश्व के सबसे धनी व्यक्ति एलोन मस्क ने $44 अरब में ट्विटर को खरीदने का सौदा किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन संकट पर चर्चा के लिए आज मॉस्को जाएंगे। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स में बेंगलुरु की जैन ग्लोबल यूनिवर्सिटी पदक तालिका में शीर्ष पर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।